Y2 भी शुरू कर देनी चाहिए हमें। अच्छा बच्चों, कल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था, कुछ समझ यही बात थी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए है कि हमें पता चले कौन किसके अंडर काम कर रहा है, और ये पता चले कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, और ये पता चले कि इदारे आपस में कोऑर्डिनेट, डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, और ये इंश्योर किया जा सके कि ग्रुप आपस में कम्युनिकेट करते रहे। अच्छा बच्चों, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़नी है, बिहेवियरल टाइप पढ़नी है, और आईटी बेस्ड पढ़ना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने पहले पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। तो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में अकेला बंदा फैसले जल्दी कर लेता है। क्या हाल है बच्चों? फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कोई नहीं होता इसके अंदर, जो वो कह दे वही उसका हुक्म होता है, मानना पड़ता है। और ये सिंपल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। लेकिन जब भी कारोबार थोड़ा सा भी ग्रो होता है, फौरी तौर पे क्या बन जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर की मिसाल हमने पहले ही दी। कैसे? फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया आपने? आप ये कहिए कि जो डिपार्टमेंट जो काम करता है, जो डिपार्टमेंट जो काम करता है वही उसका नाम है। जो डिपार्टमेंट जो काम करता है वही उसका नाम है। तो काम को हम अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं ना, इसका फंक्शन क्या है? इस चीज को हमने कह दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों? जो डिपार्टमेंट जो काम करता है वही उसका नाम है। मिसाल के तौर पे जो ऑर्डर लाता है, क्या नाम है उस डिपार्टमेंट का? और जो चीजें बनाता है, प्रोडक्शन। और जो मटेरियल खरीद के लाता है, और बच्चों जो हिसाब किताब करता है, फाइनेंस। ठीक है जी। और जो वर्कर वगैरह हायर करता है, ह्यूमन रिसोर्स। सही है जी, जो काम करता है वही नाम है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन याद रहे, ये एक मीडियम साइज बिजनेस का स्ट्रक्चर है, बड़े बिजनेस का स्ट्रक्चर नहीं है, मीडियम को दरमियाना सा। और एक ऐसे बिजनेस का स्ट्रक्चर है जो या तो वन प्रोडक्ट बनाता है या सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है। आप कहेंगे सर लॉजिक क्या है? सिमिलर प्रोडक्ट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए तो क्या होगा? आप बताइए, अगर फ्रिज भी बनानी हो, कैमरा भी बनाना हो, वैक्यूम क्लीनर भी बनाना हो, और रोड रोलर भी बनाना हो, तो कि एक प्रोडक्शन मैनेजर इतनी चीजें बना सकता है? नहीं, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। आप कहें जी जूते भी बनाए और क्रेन भी बनाए, बना सकता है? नहीं। या तो खाली जूते और बेल्ट और लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर ठीक है, मान लेते हैं कि एक मैनेजर जो लेदर का एक्सपर्ट है जूते भी बनवा सकता है और लेदर के पर्स भी बना सकता है, लेकिन रोड रोलर नहीं बना सकता। इसलिए सिमिलर प्रोडक्ट होंगे तो ये स्ट्रक्चर काम करेगा। इसी तरह बेचने वाला भी, अगर वो शूज बेचता है, मार्केटिंग करता है शूज की, तो क्रेन की नहीं कर सकता, वो अलग चीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं कर सकता क्योंकि वो अलग चीज है। इसका मतलब है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंतहाई मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाती हैं उनके लिए स्ट्रक्चर नहीं है। क्या मतलब? जो कंपनियां इंतहाई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं ये उसके लिए नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं। जैसे दुनिया की एक मशहूर कंपनी है, और अक्सर शूज भी बच्चों ने पहने होते हैं, उसके बड़े महंगे शूज होते हैं, लिखा होता है कैट। इसका मतलब कैटरपिलर। क्या नाम है? कैटरपिलर। तो इसके शूज आजकल में हम पहन सकते हैं। चले, वो ये बहुत महंगे हैं, मेरे पास इसके हल्के वाले हैं, किसी दिन दिखाऊंगा आपको कि ये शूज कैसे बनाते हैं। ठीक है। कैटर के तो नहीं, कैटर से सिमिलर हैं। तो कैटर के शूज आमतौर पे कैटरपिलर के लोग एक वजह से नहीं लेते, और वो वजह क्या है? टूटते नहीं। एक शूज ले लिया तो 10 साल वही पहन रहे, तो वो चेंज ही नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए लोग ये लेते नहीं है, तो जी टूटते नहीं है। लेकिन पहाड़ों वगैरह पे जाने के लिए इस तरह के शूज अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो फिर वहां पे जैसी भी सरफेस हो। तो कैटरपिलर वाले शूज बनाते हैं, आपने देखे होंगे। अच्छा, कैटरपिलर वाले रोड रोलर भी बनाते हैं, कभी सड़क बन रही है तो देखिएगा लिखा होता है कैटरपिलर। और बड़े वाले क्रेन भी बनाते हैं। और दुनिया के सबसे पावरफुल ट्रक कैटरपिलर के। ठीक है। और कैटरपिलर वाले ये जो हमारी बॉल पॉइंट है ना, इसके आगे एक गोल सी गोली होती है, वो भी वो बनाते हैं।
पूरी दुनिया में बैरिंग के अंदर जो गोली डलती है वो कैटरपिलर बनाता है, मैक्सिमम मिकदार। तो अब एक कंपनी बैरिंग भी बना रही है, शूज भी बना रही है, पर्स भी बना रही है, ट्रक भी बना रही है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर चलेगा? हाँ, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। और इसी तरह इंडिया की एक कंपनी है, उसका नाम है गोदरेज। गोदरेज, तो गोदरेज का सबसे पहले जो पॉपुलर प्रोडक्ट था वो था हेयर ऑयल। जैसे हमारे यहाँ काला कोला का हेयर ऑयल बड़ा मशहूर है, बाल लंबे करने हो ना तो बड़ा अच्छा है। तो वो है, इसी तरह वहाँ गोदरेज का, और गोदरेज का फ्रिज भी बड़ा पॉपुलर है इंडिया में। और गोदरेज वाले इंडिया के फाइटर जहाज़ों का इंजन भी बना रहे हैं। तो ये भी वही चीज़ है, एक मुख्तलिफ और एक दूसरी बहुत मुख्तलिफ। यानी मैंने बचपन में अमेरिका की एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक, उसके रेडियो देखा करता, इतने बड़े हुआ करते थे। मैं एक दफा गाँव गया था, पुराने रेडियो पड़े थे, इतने इतने बड़े रेडियो, जनरल इलेक्ट्रिक का। और आजकल जनरल इलेक्ट्रिक क्या बनाती है? जहाज़ों के इंजन। तो ऐसी कंपनियों के लिए ये आइडियल नहीं है। ये आइडियल किसके लिए है? जो एक, और यकीनी तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप से भी आप निकले, एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर से, तो एक आध प्रोडक्ट ही बनाते होंगे, सिमिलर ही बनाते होंगे। तो इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसके मुतालिक हमारी किताब में लिखा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर द पीपल टू हैव कंपेरेबल स्किल्स एंड परफॉर्म सिमिलर टास्क। यानी कंपेरेबल का मतलब है कुछ मुख्तलिफ होती हैं, तो मुख्तलिफ होने की वजह से हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इन्हें डाल देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं? सिमिलर टास्क, यानी कि जैसे मार्केटिंग वाले सारे इकट्ठे, फाइनेंस वाले सारे इकट्ठे, एक डिपार्टमेंट में सारे फाइनेंस वाले होंगे, एक डिपार्टमेंट में सारे मार्केटिंग वाले होंगे। सर्विसेज अलबत्ता उनकी कंपेयर की जा सकती हैं स्किल्स। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेयरली टिपिकल फॉर छोटी और मीडियम साइज कंपनीज विच ग्रुप टुगेदर पीपल बाय बिजनेस फंक्शंस, का मतलब काम। जैसे अकाउंटेंट्स आर ग्रुप टुगेदर आर पीपल इन फाइनेंस, एंड मार्केटिंग एंड सेल्स ग्रुप होते हैं, एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। और प्रोडक्शन, और एक और होता है, इसको कहते हैं क्या बच्चों, ये हमेशा इकट्ठा बोला जाता है। इसके लिए सिंबल होता है, ये सिंबल होता है इसका, आर एम्परसाइन डी। क्या सिंबल होता है? जहां पे भी हो इसका मतलब क्या होता है? आर एंड डी, आर एंड डी बोलेंगे। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, ये नए नए आइडियाज को साथ लेके चलता है। कहते हैं ईच यूनिट इज हेडेड बाय एन इंडिविजुअल विद एक्सपर्टीज इन द यूनिट्स पर्टिकुलर फंक्शन। हर डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है? जो उस एरिया का उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हमें कौन किसको रखना चाहिए? ठीक है, एमबीए मार्केटिंग। क्या हाल है? और अकाउंट्स का सीए को रख लेते हैं। ठीक है, उस फील्ड का एक्सपर्ट है। प्रोडक्शन में इंजीनियर्स को रखना चाहिए, इंजीनियर्स प्रोडक्शन में बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम गाड़ी बना रहे हैं तो मैकेनिकल होंगे, और अगर हम सोलर पैनल बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, अब आगे क्या पढ़ रहा था मैं? पर्टिकुलर फंक्शन, एग्जांपल ऑफ टिपिकल फंक्शन बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, फाइनेंस। ये तो सारा हमने पढ़ लिया, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस, यहाँ इस पैराग्राफ में एडवांटेजेस लिखे। कहता है पहला एडवांटेज ये है कि सिंपल टू अंडरस्टैंड फंक्शन। क्या हाल है बच्चों? और स्टाफ अपने अपने एरिया में क्या होगा? स्पेशलाइज। क्यों? पिछले वाले फंक्शन में हम एक ही बंदे को मुख्तलिफ काम दे रहे थे, एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसा एक ही तरह का काम या एक नेचर का काम एक बंदे को बार बार आएगा, तो उस चीज में क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। बार बार एक ही तरह का काम करने से स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात यह है कि एवरी वन इन द मार्केटिंग ग्रुप, भी अब मिसाल दे रहा, प्रोबेबली है सिमिलर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। तो सिमिलर इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के लोग इकट्ठे होंगे, तो सिमिलर इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज के लोगों को इकट्ठा करें तो इसमें कोई एक सोशल बेनिफिट भी होगा। क्या? एक ही तरह के लोग इकट्ठे हों बैठे तो क्या फायदा होता है? आइडियाज भी
इनोवेशन नहीं, इनोवेशन तो मुख्तलिफ तरह के लोगों में हमेशा ज्यादा आती है। फैसले आसान हो जाते हैं नहीं, तो उस टॉपिक पे नॉलेज शेयर कर लेते हैं, लेकिन इनोवेशन हमेशा हेट्रोजीनियस भी लोगों में होगा, याद रखना। जैसे गजवा खंदक, सुना पढ़ा है आपने गजवा खंदक? तो उसमें खंदक खोदने का आइडिया किसका था? क्या वो अरब से थे? फारस से थे। तो यहीं से साबित हो जाता है कि आइडियाज हमेशा कब पैदा होंगे? जब हेट्रोजीनियस लोग होंगे। अब आपको इससे ये भी पता चल गया होगा कि कनाडा एक ही मुल्क को क्यों नहीं सारा इमिग्रेशन दे देता। क्यों? सोचें। असल में बात ये, मैं लाहौर के अंदर रक्षा चलाऊं तो अगर अल्लाह ना करे मुझे चलाना पड़ जाए, चलाऊंगा? नहीं चलाऊंगा, अवॉइड करूंगा। क्यों? कोई स्टूडेंट मिल गया। लेकिन अगर मैं टोरंटो में हूँ तो मैं गाड़ी चला लूंगा। क्यों? कोई देख ही नहीं रहा। तो एक ये भी बड़ी चीज है कि इंसान को ये हो कि मेरे अपना, मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं जो मर्जी करूँ, तो वो हर तरह की मेहनत करने को तैयार हो जाता है। तो एक तो ये फायदा। दूसरा, मुख्तलिफ तरह के लोग जब आएंगे तो सोचें भी मुख्तलिफ तरह की होगी। अब हेट्रोजीनियस लोगों की जब शादियां करेंगे आपस में, तो कुदरत का एक असूल है कि जब भी नई नस्ल बनेगी वो दोनों तरफ से अच्छे करेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा करेगी। अमेरिका में इस वक्त टॉप इंजीनियर अवार्ड कौन से लोग ले रहे हैं? जो मिक्स ब्रीड के लोग, मिक्स ब्रीड के। देखिएगा जरा, काले और गोरों का मिक्स ब्रीड सबसे ज्यादा जीनियस लोग। क्यों? ये दुनिया का असूल है। इससे वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि हर तरफ के इंजीनियर और डॉक्टर वो इकट्ठे कर रहा है। तो आने वाली नस्ल क्या होगी उनकी? और ये ट्रम्प को पता है, ट्रम्प बड़ा जेलस है कनाडा से। आप देख रहे हैं, उसको आइडिया है कि यार ये हमसे आगे निकल जाएंगे। अच्छा बच्चों, चले छोड़े, हम किधर चले गए? बात कर रहे थे क्या? तो ये मुख्तलिफ तरह के लोग जब होंगे, सिमिलर तरह के लोग जब आपस में बैठेंगे, तो वो अपने सोशल गपशप बड़ी अच्छी लगाएंगे। याद रहो, एक ही तरह के लोग आपस में महफिल अच्छी से जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट उनका क्या होगा? कॉमन होगा, है ना जी। राइज में एक टीचर है इसी सब्जेक्ट के ना, तो हम इकट्ठे बैठ जाए तो आप कभी हमारी बातें सुने, बातें नहीं खत्म। उसकी वजह क्या है? अभी हम एक शादी पे गए थे मुल्तान, वो भी आए हुए थे, राना काशिफा की शादी। तो बड़ी अच्छी गपशप हुई वहां पे। वजह, सिमिलर इंटरेस्ट के लोग अच्छी बातें करते हैं आपस में, क्योंकि इंटरेस्ट सेम होता है। लेकिन रिसर्च हमेशा नए आइडियाज कब आएंगे? जब हेट्रोजीनियस लोग इकट्ठे हों, लेकिन शेयरिंग करें आपस में, ये भी शायद। अच्छा बच्चों, बातें करें आपस में, कुछ नए बातें करें, हैं जी। इसलिए आपने देखा होगा, टर्की जब भी कोई नया फाइटर जहाज बनाएगा, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को लाजमी बुलाता। वो कहता है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की खूबी है कि ये पहले फ्रांस के त्यारे मिराजिस को डील करते रहे। तो टेक्नोलॉजी तो जाहिर है जितनी मर्जी अपडेट कर लें, बेस तो पीछे होती है ना कोई। और उसके बाद अमेरिका से F-16 लेके आए, तो यूरोपियन टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने डील किया है। और अब ये चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनको 3 या 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का तजर्बा है। रशियन भी, सिर्फ स्वीडिश टेक्नोलॉजी मेरे पाकिस्तानियों को नहीं पता। नहीं, वो भी है, क्योंकि जो हमारा होता था ना मशाक, वो स्वीडन का था। तो इस तरह वो कहता है कि इनको यार बुला लो, इनको सारी टेक्नोलॉजीज का ज्यादा पता है। तो वो क्यों बुलाता है? क्योंकि हेट्रोजेनिटी। दूसरी बात ये, उसके हमारे दुश्मन कॉमन है, वो कहते हैं यार दुश्मन भी कॉमन है, हालात भी एक जैसे हैं। तो वो इसलिए वो बड़ा फायदा उठाते हैं, तो इसलिए वो लाजमी शामिल करता है। हमें उसका क्या फायदा होता है? हमारे पास इतना बजट नहीं है। चाइना वाले बुलाते हैं, हम वहां भी चले जाते हैं। तो अपने पास तो लैब है नहीं, लेकिन उनके पास डिस्ट्रक्टिव लैब्स नहीं है। ठीक है। तो वहां जाके हमारे लोग काम सीख के आ जाते हैं। हाँ, फायदा ये होता है कि उधर क्या बनाया उन्होंने, TFX। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? TFX, यानी कि उधर से सीखा, इधर सीखा, आके तजर्बे सारे इकट्ठे करके इधर कोई चीज बना ली। क्या हाल है? हमारी तो सारी टेक्नोलॉजीज बनी ही इस तरह से हैं। यानी हम ये मानते हैं कि हमने बेसिक टेक्नोलॉजी कोई भी खुद से इन्वेंट नहीं की, लेकिन दुनिया की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को सीख के हमने कुछ बना लिया है। जैसे हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी भी जो है वो कहाँ से आई थी? नीदरलैंड से। वहीं से आए थे ना। डॉक्टर क्या नाम है उनका, अब्दुल कदीर खान जो है ना जी बच्चों। अच्छा, तो अब हम बात ये कर रहे थे कि द मार्केटिंग ग्रुप्स क्या करेगा, सिमिलर इंटरेस्ट होगा, बैठेंगे आपस में काम करेंगे। और कहता है बट होमोजेनिटी आल्सो हैज
ड्रॉबैक, होमोजेनिटी में एक ड्रॉबैक होता है कि आप सिर्फ अपनी बातें करते हैं उस फील्ड के मतलब, बाकी फील्ड का आपको इल्म नहीं होता। एंड इट कैन हिंडर द कम्युनिकेशन, इसमें आपस में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हिंडर हो सकती है। असल में ना मैंने एक जगह पढ़ा था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो हेड होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट को अपना डिपार्टमेंट नहीं बल्कि अपनी एम्पायर समझना शुरू कर देते हैं। एम्पायर समझते हो, रियासत बना लेते हैं। उसकी वजह मार्केटिंग लम से पड़ी जाके और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बन गया, वो मार्केटिंग में किसी का मशवरा बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा भाई मेरे मसले में ना बोलो। अब एक बंदा सीए है और ऊपर से उसने क्या किया हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, तो क्या वो बात सुनेगा? तो ये गलत बात हो गई कि हमने उसी की स्किल्स, उसी की एक्सपर्टीज और वही काम उसको दे दिया, इसलिए वो अपने मामले में मशवरा नहीं लेता। और जब हर बंदा अपनी अपनी एम्पायर बना के बैठ जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे से ज्यादा अच्छा मशवरा नहीं करेगा। हालांकि यूनिट्स इवन प्रमोट इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंटल कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई चीज गड़बड़ होगी आप कहेंगे कहाँ गलती हुई, तो हमेशा गलती किसकी तरफ जाती है? क्या हाल है बच्चों? दूसरे की तरफ। गलती हमेशा इंसान किस पे डालता है? दूसरे पे ब्लेम डाल देता है। वो कहते हैं अच्छा जी ये प्रोडक्ट गलत क्यों बना, गलत इसलिए बना ये मार्केटिंग वालों ने सही आके बताया ही नहीं हमें। ठीक है। और अगर डिले आई है तो हमेशा क्या कहेंगे, बजट वालों की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो इस तरह के डिपेंडेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसमें आते हैं। तो कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल बट हेड विद द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बिकॉज मार्केटिंग मार्केटर्स वांट्स टू स्पेंड एज, हाँ कॉन्फ्लिक्ट की एक बात समझा रहा है। कहता है मार्केटर हमेशा चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करो और ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो, किस पे? एडवर्टाइजिंग पे। और अकाउंटेंट्स क्या चाहते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? क्या समझे? ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन जाता है। क्या ख्याल है जी? इसलिए अगर आप ये देखेंगे ना, ये जितने सीए के कॉलेजेस हैं, ये सारे में एक ही प्रॉब्लम, कॉस्ट कम, कॉस्ट कम। यानी फोटो कॉपी करवाना जितना सीएफई में मुश्किल है, बिलीव करें इतना ही पैक में भी मुश्किल। कहते हैं खर्चा आता है क्यों कर रहे हो? कास्ट अकाउंटेंट की एक सोच। फर्ज करें सीए का एक कॉलेज मुझे दे दें मार्केटर को कि तूने चलाना, तो मैं कॉलेज और बना दूंगा, मैं ये कॉलेज बनाऊंगा ही। मैं कॉलेज में सबसे पहला काम ये करूंगा कि ये नहीं कि थोड़ी जगह पे ज्यादा लोग बैठाऊं, मैं तो स्टेप्स वाली क्लास बनाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, हर बच्चे की सीट ये नहीं होगी आज इधर बैठ के कल उधर बैठ। हर बच्चे की फिक्स सीट होगी, वहां नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है। और क्लास बेशक थोड़ी लंबी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आखिरी बच्चा थोड़ा हाइट पे बैठा हो। यहाँ सिर्फ दो स्टेप बनाए गए हैं, मैं कम से कम 4-5 स्टेप्स में। दूसरी बात यह है कि मैं अगर ये कॉलेज बनाऊं तो ये किताबें मैं आपको लानी नहीं दूंगा। किताबें लानी है, आप सिर्फ खाली हाथ जब आप आएंगे, डेली का एक पेन मैं आपको दूंगा और डेली के जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनके हैंड आउट वहां पड़े रहेंगे। और हैंड आउट के अंदर ही लिखने की जगह भी होगी। और उसके एंड में एमसीक्यूज भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। कोई बच्चा छुट्टी करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? सोचें, किताब से तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसे किताब से हटा ही दिया। लेकिन हैंड आउट लेने के लिए तो लाजमी आएगा। और अगर छुट्टी करेगा तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, अगले दिन आके हमसे हैंड आउट मांगेगा, हम कहेंगे लिखो एप्लीकेशन। एक दिन लिखेगा, 2 दिन लिखेगा, छुट्टी करेगा ही नहीं। क्योंकि डेली उसे एक गिफ्ट मिलता है। क्या? एक फोल्डर समझ लें जिसके अंदर 5 कोर्सेज के 5 हैंड आउट हैं, एक पेन है, साथ राइटिंग स्पॉट है, उसी को जाके उसने अपनी बॉक्स फाइलों में डाल दिया। आई 2 बी की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग की, क्यूएम की, डब्ल्यूबीएस की, हर एक की फाइल में उसने डाल देना। एंड पे वो उसकी बॉक्स फाइल, उसकी किताब भी, उसके नोट्स भी, उन्हीं को वो तैयार करे और जाके पेपर दे दे। सोचें कितना पैसा लगेगा जी? कितना पैसा लग जाएगा यार? एक फोटो कॉपी 3 रुपए की होगी, तो एक कोर्स के लिए हम 300 पेज कॉपी करा लेंगे, ज्यादा 500 करा लेंगे तो 1500 रुपये लग गया। ठीक है जी।
तो ऑन एन एवरेज कुछ कोर्स में कम होगी, कुछ में ज्यादा होगी। यार 5,000 का फीस में ऐड कर दो तो क्या जाता है। और उस 5,000 के अगेंस्ट कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई कॉपी नहीं खरीदनी, कुछ नहीं खरीदनी, बस वो स्टेशनरी चार्ज। और घर में अपनी कॉपी लगी हो तो थोड़ी इकोनॉमिकल भी रहेगी। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो मेरे नजदीक तो ये होना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग वाले को कभी भी कॉलेज इस तरह खोलने की इजाजत दी नहीं जाएगी। और ये सारे क्या करेंगे, ये कॉस्ट से शुरू करके कॉस्ट पे ही खत्म हो जाते हैं। इनकी आगे कोई बात इनकी समझ में आती नहीं है कि यार आप डिस्टिंग्विश करो अपने प्रोडक्ट को, आपने प्रोसेस को इतना मुख्तलिफ करो दूसरों से कि वो बच्चा जाके कहे कि यार कन्वीनियंस है वहां पढ़ने में। उनका निज़ाम ही हो रहा है, उनका सिस्टम ही हो रहा है। और कैफेटेरिया आउटस्टैंडिंग होना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि बच्चे की सारी स्वीट मेमोरी कैफेटेरिया में बनती है, कॉलेज से व्यवस्था। और कैफेटेरिया लॉस में चलाना चाहिए, कॉलेज प्रॉफिट में, कैफेटेरिया लॉस में। जो समोसा बार 15 का मिल रहा है तुम 12 का बेचो, 10 का ही बेचो। बेनिफिट क्या है कि यार बच्चा खाना घर से खा के ही ना है, का डेली का मामूल हो यार इधर ही बैठ के। तो कॉलेज से ऐसा उसको एडजस्ट कर दो, वो कॉलेज छोड़ने को तैयार ही ना हो। लाइब्रेरी आप ऐसी बनाएं कि बच्चों को रीडिंग रूम बनाए हो, बस हर एक का अपना अपना बॉक्स बनाओ, डेस्क हो ना, सेपरेटेड डेस्क, एसी लगे हो, बच्चे वहीं बैठ के पढ़े। क्या जरूरत है घर जाने की, ये कर लेना। सुबह को लंच बॉक्स लेके आ गए और शाम तक इधर ही है। ठीक है ना। क्या हाल है बच्चों, ये बेड वाला आइडिया पता है कहाँ से आया। ये ना हर चीज को ना अपने घर जैसा बनाना चाहता है, और घर की सारी बातें आके इधर करता है। सारी बातें, शर्म नहीं आती तो बेटा घर की सारी बातें ना करा करो आके। तो खानदानी लोग बैठे हैं, उनमें बैठ के खानदानी बातें किया करो अच्छी अच्छी। क्या जरूरत है बताने की। अच्छा बच्चों, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे क्या आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप भूल जाएं इसको, आप समझेंगे सीईओ ही है ऊपर। लेकिन नीचे क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन, वही बने तकरीबन जो मैंने कहा। प्रोडक्शन को आगे उसने हो सकता है ऑटोमोबाइल कंपनी हो, इसलिए उसने मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग अलग अलग कर दिया, लंबा चौड़ा होना चाहिए। राइट बच्चों, ये इसकी डायग्राम है। अब आ जाए आगे क्या बच्चों, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब ऐसी सूरत हाल हो कि हमें प्रोडक्ट इंतहाई मुख्तलिफ बनाने हो, जैसे मैं मिसाल ले लेता हूँ, एक कंपनी है, नाम है हिटाची, हमने अक्सर इसका नाम सुना है, हमारे मुल्क में काफी चीजें इसकी चलती हैं। जी बच्चों, क्या है बनाती है ये, हिटाची यानी, बच्चा कह रहा है ट्रेन बनाती है, लेकिन हम हैं क्रेन, क्रेन, हाँ क्रेन। तो उसको तुम क्रेन ना ना बोलो, तुम हैवी मैकेनिकल कह दो ना। तो हैवी मैकेनिकल डिवाइसेस बनाती है जिसमें क्रेन भी है, और वो लिफ्टर भी है, और क्या बच्चों एलिवेटर्स भी हैं। ये हिटाची बनाती है। अच्छा, आपके घरों में, कई घरों में एसी और होम एक्सेसरीज इसकी होंगी, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, एसी और टीवी इसके हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके बच्चों रेलवे के सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, इवन लोकोमोटिव भी, इंजन, इंजन की मोटरें, शॉक्स, सब बनाती है हिटाची कंपनी। राइट बच्चों। उसके अलावा इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स को आईटी प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट करती है, जैसे राउटर्स वगैरह आपने देखे होंगे अक्सर। तो ये देखिए इंतहाई मुख्तलिफ है, ये इंतहाई मुख्तलिफ है। हाँ, अलबत्ता जब ये एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनता है तो हम इसको पता है डिफरेंट नाम भी देते हैं, लेकिन इसके अंडर फिर आ जाएंगे इनके सब डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चाहिए होम एक्सेसरीज को चीजें बेचनी कि नहीं बेचनी। अच्छा, इसका अकाउंट्स और फाइनेंस भी रखना है, क्यों, चूंकि चीज़ों का हिसाब भी तो करना है। और बच्चों इसका प्रोडक्शन भी बनाना है, प्रोडक्शन होगी तो फिर है ना। क्या हाल है बच्चों, और इसका परचेज भी होगा। इसी तरह एचआर भी होगा। तो इसी तरह हर एक के आगे क्या होंगे, तीन तीन चार चार फंक्शनल डिपार्टमेंट उसके अंडर आ जाएंगे। सही बच्चों।
और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि ये मार्केटिंग उस मार्केटिंग से अलग है, वो मार्केटिंग इससे अलग है, क्योंकि हर एक की मार्केट अलग है। तो हम इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम इनको एस बी यूज भी कहते हैं। एस बी यूज का मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस, क्या बच्चों, स्ट्रेटेजिक, बेटे एक मिनट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी है, डिविजनल तो नाम है ही है, तो हम इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी कह देते हैं, क्योंकि हर यूनिट एक अलग कारोबार है और हर अलग कारोबार की जिम्मेदारी को हमें कमा के देगा। राइट बच्चों, क्या ख्याल है जी? तो ये है हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली पहले वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया वो प्रोडक्ट के एंगल से किया, इसलिए मैंने उसका नाम एस बी यूज भी रखा है और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी उसका नाम रखा है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और एस बी यूज। एस बी यूज छोटा एस पी आएगा इसके आगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है। ठीक बच्चों, तो स्ट्रेटेजिक क्यों है, क्योंकि हर एक का प्लान दूसरे से मुख्तलिफ। पक्की बात है जी, हर एक का प्लान दूसरे से अलग है। तो हम करते हैं इसके ऊपर बात जी। यहाँ पे शुरू हो गया, ये देखिए, कहता है कि लार्ज कंपनीज ऑफन फाइंड, क्या बच्चों, unruly to operate one large unit under a functional structure. Sheer size makes difficult for manager to oversee operation and serve customer। तो ये मुश्किल हो जाता है कि एक बहुत बड़ा प्लांट लगा के मुख्तलिफ चीजें बनाई जाए, लिहाजा लार्ज कंपनीज को बहरहाल जाना पड़ता है किसमें, डिविजनल स्ट्रक्चर में। दे आर सिमिलर इन मैनी एस्पेक्ट्स स्टैंड अलोन कंपनीज। तो हर यूनिट एक तरह से क्या होता है बच्चों, हर यूनिट एक तरह से क्या होता है बच्चों, स्टैंड अलोन कंपनी बन जाती है। क्यों, देखिए हर यूनिट दूसरे से मुख्तलिफ जो हुआ तो वो एक आजाद बिजनेस है। अब क्रेन बनाने वाले का क्या लेना है होम एक्सेसरीज से, तो होम एक्सेसरीज एक तरह से अलग कंपनी है और हैवी मैकेनिकल अलग कंपनी है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चलते हैं। सही बच्चों, उसके बाद कहता है कि एक्सेप्ट सर्टेन कॉमन टास्क, कभी कभी हो जाता है कि लीगल वर्क जो है उसके लिए एक ही बंदा सारे हायर कर लिया जाता है हेडक्वार्टर में। ईच डिवीजन फंक्शंस रिलेटिवली ऑटोनोमसली। क्योंकि देखिए आप मुझे बताइए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रेन बनाना, होम एक्सेसरीज बनाना, आईटी प्रोडक्ट बनाना, कोई बंदा सारों का एक्सपर्ट हो सकता है? लिहाजा हर बॉडी को दूसरे से क्या कर दिया जाता है, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, हाँ नहीं, ऑटोनोमस मतलब आजाद, आपने अपनी हिकमत अमली आजादाना तौर पे बनाओ, ऑटोनोमस बिजनेस हो, तुम आजाद बिजनेस हो। सिर्फ बजट की अप्रूवल वो करते हैं, बाकी सारा काम यही करते हैं। तो फिर आगे उनके फंक्शनल एक्सपर्टीज अलग-अलग होते हैं, हर एक का प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग दूसरे से अलग है। द चैलेंजेस इज टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑपरेशन। सबसे मुश्किल ये है कि इसके के ऑपरेशन को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके रखे गए हैं। मैंने जिससे शुरू किया वो कौन सा है, जबकि कस्टमर भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है और जियोग्राफिक भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट में इन्होंने क्या किया है, कहता है इट मींस कंपनी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। कहते कहते जैसे जनरल मोटर ने पता है क्या किया था, अमेरिका की एक कंपनी थी, उन्होंने अपनी कैडिलैक अलग कर दी थी, शेवरले अलग कर दी थी और जीएमसी अलग कर दी थी। और ये मुझे नहीं पता, ये इसका नाम मैंने नहीं कभी सुना। ठीक है जी, ईच डिवीजन इट्स ओन, हर एक का अपना अपना आरडी है। तो जो जीएमसी है वो बड़ी गाड़ी है, जैसे ट्रक वगैरह, पिजेरो टाइप की गाड़ियां, या जैसे हमारे यहाँ पेराडो बच्चा कह रहा था, या फॉर्च्यूनर, या हाँ डाले डाले शाले जो हम, ठीक है ना। दुनिया में जो है ना जीएमसी, ये जो ट्रक है घरों में लोग बहुत रखते हैं। ठीक है, इसके अपने कुछ फायदे हैं। असल में बात ये है कि वहाँ ना पेट्रोल का मसला इतना नहीं जितना हमारे यहाँ। इससे हमारे यहाँ जो एसयूवी आए हैं वो ज़्यादा हाइब्रिड में कामयाब हुए हैं, जैसे होंडा विजल, हैवल हैवल और प्रोटॉन और टोयोटा क्रॉस।
तो वो ज्यादा कामयाब हुए। उसकी वजह हाइब्रिड, क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूल एक मसला है। हम चाहते हैं गाड़ी हो लेकिन इकोनॉमिकल हो, राइट बच्चों। लेकिन दुनिया सारी में फ्यूल इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड इट्स ओन मार्केटिंग टीम, इट अलाउज इंडिविजुअल इन डिवीजन टू फोकस ऑल देयर एफर्ट्स ऑन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग देयर division. A downside is its result in higher cost as corporate support service, कि अगर डाउन साइड देखा जाए तो इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन वो पता है क्यों खुश है ये कॉस्ट पेयर करके? वो कहते हैं इससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। हो सकता है कि हम एक मोटर जो रेलवे इंजन में डाल रहे हैं वो उठा के क्रेन में डालें, काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि क्वालिटी वाइज हम उसको क्या करें, कंप्रोमाइज कर दें। इसलिए बेहतर है कि हर चीज स्पेसिफिक तैयार की जाए और उससे रिलेटेड तैयार की जाए, तो फिर ही वो बात बन सकती है। अब जहां तक बात है बच्चों, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट डिविजन्स। तो लेकिन बाज जगह पे कस्टमर डिविजन्स भी बनाने पड़ते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको पहले। ये तो समझ आया ना आपको? मैंने डिविजनल स्ट्रक्चर आपको कराया ही किस तरीके से है, प्रोडक्ट के हवाले से। अब मैं कस्टमर के हवाले से बात करता हूँ। देखिए फर्ज कीजिए हमारा एक बैंक है, उसका नाम है मेजान बैंक। ठीक है जी, क्या नाम है बच्चों? मेजान बैंक हमारा है। ठीक है जी। अब मेजान बैंक हम चला रहे हैं, तो हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पास लोन लेने आते हैं कंज्यूमर बैंकिंग के एंगल से। कंज्यूमर बैंकिंग के एंगल से जो लोग लोन लेने आते हैं वो आते हैं एसी खरीदना चाहते हैं, तकरीबन 2 लाख रुपए का है, और वो चाहते हैं कोई 10-20 हज़ार का महीना इंस्टॉलमेंट हो जाए और हम साल 1.5 साल में इसकी कीमतें अदा करें। ये कंज्यूमर बैंकिंग हो गई। ठीक है। कभी क्योंकि इसमें ज्यादातर वो कंज्यूमेबल आइटम, थोड़ी बहुत ड्यूरेबल जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, इस तरह चीजें ले लेते हैं। लेकिन जो ऑटो फाइनेंस वाले आते हैं वो गाड़ी लेना चाहते हैं, और गाड़ी आप जानते हैं कि नियर अबाउट 50 लाख रुपए के करीब होती है। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 15-20 लाख हम दे दें, बाकी 30 लाख आप फाइनेंस कर दें, हम महीने का आपको 40-50 हज़ार का दे देंगे। इस तरह हमारी गाड़ी आ जाए। तो ये यूजर और वो यूजर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन जो घर के लिए आते हैं वो आपसे मांगते हैं करोड़ रुपया, कम से कम, कम से कम करोड़ रुपया मांगेंगे, क्योंकि कोई भी घर 1.5 करोड़ से कम का होता नहीं है। तो होम फाइनेंस के लिए वो क्या मांगेंगे आपसे, करोड़ 1 रुपया आपसे मांगेंगे। तो जब करोड़ 1 रुपया मांगेंगे तो जाहिर बात है इतने पैसे आप इकट्ठे ला नहीं सकते। तो ये लोन लेंगे आपसे 20 साल की मियाद का, ये लोन लेंगे 5 साल की मियाद का, ये लेंगे 1 साल का मैक्सिमम। तो इसलिए ये अलग अलग है। और कुछ लोग आएंगे बिजनेस लोन लेने, तो बिजनेस लोन वाले तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ टर्म्स हो जाएंगे, क्या ख्याल है? इसलिए हमें अपने कंज्यूमर के एंगल से इन्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और कुछ लोग आएंगे हमारे पास पैसे जमा कराने, कुछ लोग आएंगे पैसे जमा कराने अकाउंट्स के लिए, और कुछ लोग आएंगे सिर्फ लॉकर्स के लिए। आप बताइए ये अलग अलग हैं कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर के एंगल से बात करनी पड़ेगी। अब लॉकर वाले का रवैया मुख्तलिफ है। लॉकर वाला कभी बैंक में आए तो आप कभी गौर से देखिए, एक घबराई हुई सी औरत होगी, एक परेशान सा बंदा होगा, और उनके हाथ में उनकी ज्वेलरी होगी, और वो कहेंगे हमने लॉकर यूज करना। ठीक है। और जब वो उसमें ज्वेलरी रख देंगे तो बाहर आएंगे तो क्या होगा, सुकून, है ना बच्चों? अब वो मुख्तलिफ है। क्यों जी? और जिसने जो पैसे लेने आया एटीएम नहीं चली, वो मैनेजर को आके क्या कहेगा, क्या कहेगा बच्चों? कभी देखा नहीं आपने? क्या कहेगा बच्चों? आप पैसे लेने गए, एटीएम नहीं चली, आप अंदर जाते हैं, मैनेजर को क्या कहेंगे? चेक लेके गए। हाँ जी, चेक लेके गए। चेक लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे कहेंगे कुछ नहीं उसको, नहीं। खैर है कोई बात नहीं, हमारे पैसे हैं, दिल करे दो, दिल करे ना दो। नहीं। बड़े शहनशाह आदमी है यार तुम। लोग बोलते हैं जाके, कहते हैं भाई ना ठीक कराओ, पैसे ने साढ़े, मजाक थोड़ी है, पंजाबी समझते हो? ये मेरे लिए रखा, यहाँ लगा देते हैं। ऐसे अब बेगम पूछेगी लड़की ने दिया कि लड़के ने? तो यार इस उम्र में भी शक करती है बेगम, क्या करेंगे? क्यों क्या? वो समझती है पता नहीं अभी भी कोई औरत आएगी पर्स में डाल के ले जाएगी।
अच्छा बच्चों, some of the companies prefer customer division structures because enable them to better serve their various categories of customers. So various categories of customers को अलग अलग ट्रीट किया जाए। लेकिन हमने बैंक की मिसाल दी, इन्होंने पता कौन सी मिसाल दी है? जॉनसन एंड जॉनसन। असल जॉनसन एंड जॉनसन ना एक तो मेडिसिन बनाते हैं, तो मेडिसिन अलग चीज है। और एक वो बनाते हैं ये जो होता नहीं मेडिकल इक्विपमेंट, एमआरआई मशीन और इस तरह की चीजें, वो भी बनाते हैं। और तीसरा वो घरों के लिए धोने वाले डिटर्जेंट नहीं होते, बैक्टीरिया किलिंग वाले, वो बनाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ड्रग्स अलग चीज है, फार्मेसी अलग चीज है, इसलिए उन्होंने इनको सबको क्या किया हुआ है, अलहदा रखा हुआ है। और हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज के इक्विपमेंट अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि हमने कस्टमर के एंगल से डील किया, हालांकि हैं तो ये प्रोडक्ट्स ही, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि कंज्यूमर जो सोचता है उसके एंगल से अगर डील किया जाए तो क्या होगा बच्चों? शाबाश, कंज्यूमर डिवीजन हो। जैसे एक बड़ा स्टिचर शॉप जो लिबर्टी में बैठा है, अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे अंदर उसने अलग अलग ब्रांचेस रखी होंगी। यानी जेंट्स के लिए अलग होगी स्टिचिंग साइड, और लेडीज के लिए अलग होगी। क्या हाल है बच्चों? इसी तरह पार्लर्स में, इसी तरह डिप्लेक्स के जो हैं, डिप्लेक्स में लेडीज और जेंट्स दोनों सर्विसेज हैं। तो मर्दों के बाल अलग कटते हैं, औरतों के अलग। औरतों के बाल काटने के लिए औरतें आती हैं और मर्दों के बाल काटने के लिए मर्द आते हैं। क्या हाल है? लेकिन अगर फर्ज करें औरतें मर्दों के बाल काट रही होती तो क्या होता? उसने किसी को ब्लेड चलाते चलाते गर्दन उड़ा देनी। अगर उसकी मियाँ से लड़ाई हुई है, हर एक मिनट के लिए उसे लगेगा इसकी शक्ल मेरे मियाँ से मिलती है। नहीं बच्चों, वैसे मैंने सुना है ये जो अमेरिका है या यहाँ ये जो यूरोप है, यहाँ पे औरतें बाल काटती हैं मर्दों के। सुनने में मेरे आया, वल्लाह आलम होती सही है कि नहीं। अच्छा बच्चों, अपना तो कभी पत्तों की का वीजा नहीं लगा, वरना जाके देखते हैं। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं क्या जी, प्रोसेस डिविजन्स। प्रोसेस डिवीजन क्या होते हैं? जब गाड़ी बनती है ना बच्चों, तो गाड़ी में आमतौर पे प्रोसेस डिवीजन बना देते हैं। वो क्यों? देखिए, पहले आती है चादर स्टील की, फिर हम उसके अंदर से काटते हैं पीस, दरवाजा, छत, बोनट, इस तरह की चीजें बनती हैं। फिर एक जगह पे जाकर हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और पूरी बॉडी तैयार करते हैं गाड़ी की। और फिर आगे जाके क्या होता है, पेंट, और पेंट के बाद फाइनल असेंबली। ठीक है बच्चों? तो इस तरह ये डिफरेंट फॉर्मेट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये प्रोसेस डिवीजन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों? अब इन्होंने क्या मिसाल दी हुई, कहता है इफ गुड्स मूव थ्रू सेवरल स्टेप्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इन्होंने दिया है क्या बच्चों, ये पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, वाटर थंडर बे, कैनेडियन कंपनी दैट हार्वेस्ट ट्रीज। हाँ, बड़े मजे की बात। ट्रीज तो पहले ट्रंक्स काटता है, ट्रंक्स काट के क्या करता है, वो लकड़ी लैदा कर देता है बच्चों। और जो लकड़ी लैदा करता है, उसके बाद जो वेस्ट बचता है पानी में मिला के केमिकल उसका बना देता है पल्प। तो लकड़ी लैदा बेच देता है और पल्प का पेपर और गत्ता अलग बेच देता है। सही बच्चों? तो प्रोसेस होते हुए जाता है इस तरह। वो कहता है कि डिफरेंट चीजें वो बेचता है, जैसे वुड चिप्स अलग बेचता है, ठीक है, और केमिकल कन्वर्टेड पल्प अलहदा बेचता है, और दोनों से वो पैसे कमाता है। राइट बच्चों? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? क्या ख्याल है जी? अच्छा बच्चों, आगे आगे जियोग्राफिक डिवीजन्स। जियोग्राफिक डिवीजन्स ये हैं कि फर्ज करो हम एक गाड़ी बना रहे हैं। अब एक गाड़ी हम बेचते हैं, फर्ज करो शक्ल में बिल्कुल एक जैसी है, वही गाड़ी हम बेचते हैं, फर्ज करो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे ये स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है। तो बच्चों, क्या इसमें एसी की जरूरत है? सिर्फ किस चीज की जरूरत है? हीटर की। और अगर यही हम भेज देते हैं अफ्रीका में, तो एसी की जरूरत है, हीटर की जरूरत नहीं। और अगर भेज देते हैं पाकिस्तान में, एसी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम। और हम गरीबों की गाड़ियां वैसे ही 5-7 साल जब पुरानी हो जाती तो नहीं,
हर सीजन आने पे जाके मैकेनिक से ऑन कराना पड़ता है। एसी ऑन करा लो हीटर नहीं चलता, हीटर ऑन करा लो तो एसी नहीं चलता, दोनों में से एक चीज चलती है, और वो भी वो खुद चलाता है। मेरा वो जानबूझ के ऐसा कर देती है ताकि 6 महीने बाद अपनी दिहाड़ी कितना? पक्की। अब जो जो मेरी सिटी है इसमें पता क्या है, इसमें ना गैस हल्की सी लीक करती है, हल्की सी, वो जो गैस नहीं होती एसी की वो लीक करती है। अब मसला ये है कि वो जो लीक करती है गैस वो इतनी है कि मैं 5,000 की डला देता हूँ गर्मियों के शुरू में ना, तो जैसे अप्रैल में डलाऊंगा तो खत्म होगी जाके जून के मिड में, कम हो जाएगी, तो फिर 2,000 की और डलवा लूंगा। अब क्या, जून जुलाई अगस्त आ गया, फिर 2,000 की और डलवा लूंगा, फिर क्या हो गया, इंशाल्लाह। सितंबर अक्टूबर आ गया, खत्म। 3 दफा डलवाई तो गर्मियाँ निकल गई, कितना लगा, 9,000। उसका जो कंडेंसर चेंज होना है वो 80,000 का। तो हर दफा मैं कहता हूँ अगले साल नया डलवा लो, इस साल गैस करवा लेते हैं। और एक और हैसल पता है क्या है, गाड़ी उनको देनी है, उन्होंने डैशबोर्ड खोलना है पूरा और खोल के चेंज करना। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में किसी के पास एक चीज ठीक कराने जाओ वो दो खराब करके देगा। हमेशा ये इवन आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो एक चीज आपकी ठीक करने के बहाने दो खराब करेगा। मेरा तजर्बा, मेरी ना जुबान खराब हो जाए ना टीचर की सही नहीं होती, क्योंकि बोलते रहते हैं तो ये कट्स लग जाते हैं ऐसा। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये हो गया, खाया भी नहीं जा रहा कुछ। उन्होंने मुझे ना एक सीरम लिख दिया, कहते हैं ये मुंह में रखना है और बाद में पी जाना है। उसका नाम था नाइल स्टेट, पीले से रंग का। तो अच्छा है, तो बहुत आसान दवाई है, पहले मुंह में रखो, मीठी सी है, इंजॉय करो और फिर बाद में निकल जाओ। लो जी, वो कर ली हमने। कोई 2 3 दिन 4 दिन हफ्ता की तो जुबान ठीक हो गई। उसके बाद दांत में दर्द शुरू हो गई। मैं डेंटिस्ट के पास गया, उसने कहा वो थे एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक ने आपके दांतों की जो सेफ्टी लेयर है वो डिस्ट्रॉय कर दी। अब आपको दांतों की ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। अब उन्होंने एक जुबान ठीक की और 32 दांत खराब कर दी। क्या समझे, अब डेंटिस्ट की दिहाड़ी डबल। शुरू हो गई। अब उसने कहा कि एक दांत में रेशा है, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ट्रीट नहीं होगा। उसने एक एंटीबायोटिक और लिख दी, वो खाई तो मोशन लग गई। मोशन लग गए तो फिर उस डॉक्टर के पास वापस गए, तो उसने कहा दवाई जो आपको उसने दी है उसने आपके गुड बैक्टीरिया भी किल कर दी। बैक्टीरिया दो तरह के ना, एक दोस्त एक दुश्मन। ठीक है जी, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने आपको गलत बताया है कि दवा के खाने के दरमियान खाना है। खाने के दरमियान खाया, वो लोअर लेवल ऑफ इंटेस्टाइन में चल गई दवाई। अब आपने खाने से पहले खानी है। अब स्टमक ठीक किया और पहले खाई तो अल्सर हो गया। अल्सर तो नहीं हुआ, एसिडिटी हो गई। फिर जाके गेस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछा, उसने कहा ओहो खाली पेट खाते नहीं, ये किसने कहा था। ये सिलसिला कब खत्म तो हुआ? फिर यार क्या करना क्या था, करना क्या था, वो कहता है यहाँ तो समीथी कोल की 2 गोलियां चबानी थी या इसबगोल का छिलका लेना। अच्छा, अब बताएं, एक चीज ठीक कराएं तो दूसरी तरफ। दूसरी खराब करनी। क्या हाल है बच्चों। तो इसीलिए उसके अंदर जब मैंने वो कंडेंसर चेंज कराना ना, उसका सॉरी अंदर गाड़ी। का, मुझे पता है उसने थर्मोस्टेट खराब कर देना है, यहाँ उसने साथ मोटर खराब कर देनी है, फिर मैं वो ठीक कराने जाऊंगा। तो इसलिए बेटर है कि जब तक काम चल रहा है तू गैस भराता रहे और काम चला। चलाता रहे। जब गैस इस लेवल पे आ जाएगी कि 15 20 दिन में निकल जाएगी तब रिस्क ले लेंगे, वरना रिस्क लेने की गाड़ी जरूरत भी ही नहीं। चेंज कर सब। क्या, गाड़ी चेंज कर रहे हैं। गाड़ी चेंज कर देंगे यार, दो चीजें गरीब आदमी चेंज नहीं कर सकता। बीवी और गाड़ी। नहीं 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 यार, ये कैसी बातें करते हो यार, तुम लोग खानदानी होकर सोचा करो, घर और गाड़ी, घर और गाड़ी, पता नहीं क्या यार है, कसम से आप लोग सीधे जाते हो बीवी पे, सीधे भी। अच्छा, एक भी नहीं है तुम लोगों के पास, लेकिन चेंज ऐसे करते हो जैसे माचिस की डब्बी है। और खुदा के बंदो ऐसे नहीं होता। ये बीवियां जो होती है बहुत प्यारी होती हैं शोहरों को, क्यों कि इनके साथ जितना आपका वक्त गुजरता जाएगा ना तो फर्क आ जाएगा ना। देखिए जैसे आपके अब्बू हैं, अब आपके अब्बू ने आपकी अम्मी के साथ वक्त गुजारा है और आपकी अम्मी ने उनके वालिदैन का ख्याल किया है, यानी आपकी दादी दादा बीमार हुए, ख्याल किसने रखा। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, एक एक लगाव हो जाता है ना बच्चों।
देखिए, जब जब कोई भी लाइफ पार्टनर या एनी पार्टनर आपके साथ मुश्किलात फेस करता है ना, तो वो मुश्किलात फेस करने से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, क्या हाल है, तो ये चीज आ जाती है। तो अब एक चीज यूं समझ लो कि जैसे आपका एक दोस्त है, या मैं अपनी मिसाल, मेरा एक दोस्त है, ठीक है जी, हमने इकट्ठे स्कूल पढ़े, जूनियर स्कूल, हम इकट्ठे पढ़े हाई स्कूल, हम सेम कॉलेज में गए, हालांकि उसके सब्जेक्ट साइंस था, मेरा आर्ट्स था, ठीक है, फिर वो फाइटर पायलट बन गया, ठीक है, फाइटर पायलट बन गया, सोर्ट ऑफ ऑनर ले गया। एक दिन वो जहाज उड़ा रहा था, वो जहाज में प्रॉब्लम थी, दैट वाज F-7, F-7 सुपर। तो वो उड़ा रहा था, लीड कर रहा था, बस नहीं, वो कॉकपिट भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ, वो क्रैश में शहीद हो गया। अब वो शहीद हो गया, अब बताओ, दोस्त बदला जाएगा? क्यों नहीं वैसा दोस्त मिल सकेगा? क्योंकि हम दोबारा स्कूल में वो मेहनत जा नहीं सकते, कि दोबारा जिंदगी वहीं से शुरू करें और फिर वहीं से एक एक दोस्त बनाएं, फिर वो दोस्त हमारे साथ हाई स्कूल में आए। अब जितने भी दोस्त आएंगे, मान लिया, बट वो उसकी जगह नहीं ले सकते, क्योंकि हमने इकट्ठे साइकिलें चलाई हैं, इकट्ठे हमने क्रिकेट खेला है, इकट्ठे हमने गेम्स खेली हैं, इकट्ठे हमने स्टडी की है, ठीक है जी, और पड़ोसी भी था, यानी कि वॉल इज कॉमन, नेक्स्ट डोर नेबर। तो आप ऐसा दोस्त दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। यही वाइफ का मामला है, कि बेयर विद योर ड्राइविंग बैड एक्सपीरियंस, गड्डी मारी, बीवी ने पैसे बचा के दिए, जा बत्ती लवा ला, दैट्स, इसी तरह माँ बीमार हुई, ठीक है, अल्लाह ना करे अगर पैरालाइज हो गई, तो उसको बेड पे ही खाना, बेड पे ही रफा हाजत, सब कुछ उसने कराई। तो अब क्या होगा? अब वो प्रीशियस होती जाएगी ना, कीमती होती जाएगी, जैसे दोस्त कीमती हो जाए, राइट? सो इस एंगल से सोचते हैं, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं, इसलिए आप इस बात को समझ नहीं सकते। जब आप मेरी एज में पहुंचोगे, फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो दोस्त एंड एनी पार्टनर, एनी टाइप ऑफ पार्टनर नेवर बी रिप्लेसेबल। वो रिप्लेसेबल नहीं होता, बल्कि आप यूं समझ लो, बाजू बात तो आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप बेचने को दिल नहीं करता। जो मेरी पहली मेहरान है, वो मैंने बेची नहीं है, अपने हमजुल्फ को दे दी है कि यार तू चला ले, तू चलाता रहेगा, मैं देखता रहूंगा कि कहाँ पे आएगी, क्या हाल। अब उस गाड़ी से क्या यादें, शादी उसमें हुई, वाइफ को पहली तो हम मरी लेके गया, अम्मी अब्बू को पहली सैर मैंने उस पर कराई, ठीक है, और हम बेवकूफ इतने थे कि हमें चलानी भी नहीं आती थी, हमने ठंडियानी ऊपर चढ़ा दी, बना तक वहां गाड़ी को चढ़ाता है। अब वो सारे तजर्बे जो किए हैं उसके साथ, तो चीजों से लगाव होता है, इंसानों से लगाव होता है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, अब इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोकेशन के एतबार से कस्टमर को रिस्पॉन्सिव होने के लिए अलग अलग गाड़ियों के यूनिट बना देंगे। आपको पता है, जापान ने पाकिस्तान में जब टोयोटा का प्लांट शिफ्ट किया, तो सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो शॉक्स हार्ड करते थे तो लोग कहते थे हार्ड हो गए हैं, सॉफ्ट रखते थे तो खड्डों में लगते थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, तुम प्लांट ले लो, अपनी मर्जी के बनाओ, ठीक है। और आप कभी गलती से भी लोकल गाड़ी कोई खरीदे ना, जैसे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, और उसमें जापानी शॉक डायरेक्ट जापान के बने डाल दें, तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। वो लग्जीरियस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन किस में लगेगी? जहां स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से टकरा जाएगी। इसलिए हमें अपने माहौल के मुताबिक चीज बनानी पड़ती। तो पाकिस्तान में सबसे अच्छे क्या बनते हैं? स्पीड ब्रेकर। और उन स्पीड ब्रेकर के मुताबिक क्या बनानी पड़ेगी? गाड़ी। इसलिए पाकिस्तान में एसयूवी क्यों कामयाब क्यों हुई है? जीप्स टाइप की गाड़ियां एसयूवी क्यों कामयाब हुई? सबसे बड़ी हाइट, हाइट के जिंदगी की सबसे बड़ा सुकून के जिधर मर्जी गाड़ी ले जा, लगेगी। क्या ख्याल है बच्चों? तो इसलिए ये हमें अकॉर्डिंगली अपने अपने माहौल के मुताबिक उसको बनाना पड़ता है। इसलिए वो रीजनली इलाकों के मुताबिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी मिसाल है बर्गर की, सबसे अच्छी मिसाल है बर्गर की। आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो बर्गर बिकता है वो कौन सा है? पोर्क, सुअर के गोश्त का, सबसे ज्यादा। पाकिस्तान में कौन सा बिकता है? चिकन। इंडिया में कौन सा बिकता है? वेजी।
क्यों? वो वेजी बर्गर पसंद करते हैं, एक टिक्की होती है उनके, आलू गाजर सारा कुछ मिला के डालते हैं उसका बर्गर बनाते हैं, सबसे बेस्ट वो बिकता है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिकन और बीफ बर्गर भी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अमेरिका में और चाइना में, हाँ, चाइना में हर चीज का बर्गर बनाते हैं, स्नेक बर्गर, डड्डू बर्गर, डंकी बर्गर। अच्छा, चाइना में ये जो हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं कैसे होते हैं ये? वहां ये जो पतली छिपकली नहीं होती उसके बनाते हैं, साइडों से काट देते हैं और उसको वो लगा के बेसन तल देते हैं ऐसे। और ओए कमाल है, ऐसे खाओ यार क्रिस्पी कसम से। तो लोग ज्यादातर वही खाते हैं केचप डाल के। अच्छा बच्चों, तो वहां पे उसके मुताबिक है, क्या समझे बच्चों? इससे ये क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अच्छा ये मैंने कहा था छोड़ देंगे, आगे क्या आ गया बच्चों? प्रोडक्ट टाइप डिविजन्स। नहीं, ये तो उसी कंपनी का, ये छोड़ दें आप, इसकी जरूरत नहीं है। आगे आ गया क्या बच्चों? मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप फंक्शनल और डिविजनल दोनों याद ना करते, अच्छी तरह याद करते हैं दोनों, फंक्शनल और डिविजनल याद रखो। ये देखो मैंने दोनों मिक्स करने हैं, एक तरफ फंक्शनल आ जाएंगे ये देखो, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट आ जाएंगे, यानी इधर डिविजनल होगा और इधर फंक्शनल, दोनों इकट्ठे करूंगा तो काम चलेगा। कर लोगे याद? अब कल की असाइनमेंट क्या है आपकी? कल चैप्टर 2 का टेस्ट देना है और उसके अंदर 10-15 सवाल हम डिमांड वाले बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, जो आप टेस्ट दोगे उसकी रिवीजन अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूं, भेज दूंगा आपको, शाम तक भेज दूंगा ताकि आप वीकेंड पे से सुन लो, ठीक है जी? बाकी जो थोड़ा बहुत काम रह जाएगा वो हम कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपने मार्च में पेपर देने हैं तो रिवीजन आपको साथ साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फरवरी में मैं शायद एक हफ्ते के लिए जाऊंगा उम्रा करना है, तो उसके लिए मैंने जाना है, तो इसलिए हो सकता है कि मुझे बीच में एक हफ्ता वो भी छुट्टी करनी पड़ेगी, तो हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है? ये ऑनलाइन भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। और मेरे आपने ऑनलाइन के लेक्चर सुने, क्या वो अंडरस्टैंडिंग में मसला दे रहे हैं? नहीं, तो ऑनलाइन पे भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं, ठीक है? तो वो मैं आपका सैटरडे संडे ऑन कर लूंगा ऑनलाइन, सिर्फ उन बच्चों का जिन्होंने पेपर देना है मार्च, ठीक है जी? बाकी बच्चे रूटीन में पढ़ते रहेंगे, तो सैटरडे संडे को मैं कोई और चैप्टर पढ़ाता रहूंगा साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका कोर्स अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी आप बेसिक करें पहले, फिर करते हैं, ठीक है? तो कल का दिन हम टेस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा टेस्ट को टाइम दें, क्लास लूंगा थोड़ी देर, नहीं जुम्मे से पहले मैं फारिग कर दूंगा, यानी 11:30 मेरा टेस्ट शुरू होता है, अगर तो मैं हो सकता है पहले 15-20 मिनट पढ़ा लूँ, फिर टेस्ट ले लूँ, या टेस्ट पहले ले लूँ 15-20 मिनट बाद में पढ़ा लूँ। हाँ ठीक, सही, ऐसा कर लें, सही। तो मैं कल थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, ज्यादा आपका टेस्ट में टाइम लगेगा, ठीक है?